that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 8, Rise and Growth of Trade and Towns. Okay, let us start now this chapter. The northern India witnessed a great change in the social, political and economic life during the time of Lord Buddha to coming of the Guptas. Okay, जैसे जैसे पश्चिमी भारत में उदय होना शुरू हुआ, एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई गुप्त वंश की, उसी तरह वो एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में नया कुछ परिवर्तन हुआ जिससे गुप्त वंश का साम्राज्य शुरू हुआ. In southern India, the things almost remained the same with a bit of variation. There are a great development in various fields of human activity. धीरे धीरे साउथर्न इंडिया में भी कुछ ऐसा परिवर्तन है, लोगों ने एक नया विकास की तरफ कार्य करना शुरू कर दिया जिससे वो लोग अपने आप में कुछ नए ऐसे कार्य कर सके और एक नए अपनी उस क्षेत्र को विकसित कर सके जो एक नई दिशा की तरफ उनको अग्रसर कर सके. एग्रीकल्चर, जिस तरह एग्रीकल्चर, ट्रेड, आर्ट एंड द क्राफ्ट्स में उनको एक नए ज्ञान हो सके, नए ज्ञान का, जिससे इन क्षेत्र में वो एक नया ज्ञान प्राप्त कर सके और अपना विकास कर सके. All underwent great transformations. Money transactions began to dominate the trade and commerce. यहाँ तक कि सबसे पहले जब इन सभी चीजों का विकास होना शुरू हुआ तो जैसे जैसे व्यापार का क्षेत्र आया तो उसमें मनी ट्रांजैक्शन मतलब पैसों का अदला बदली व्यापार के माध्यम से शुरू की गई. All these factors resulted in the emergence of a large number of the new towns. यहाँ तक कि जैसे जैसे मनी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जब ट्रेड किया गया तो उससे क्षेत्र में एक नई क्रांति, एक नई भावना जागी और वह ट्रेड एक लार्ज स्केल पर बढ़ता चला गया. Let's study about these changes in details. Okay. Extensive agriculture activity. Almost all the development in the age could be possible because of the use of iron. जैसे जैसे विकास की तरफ बढ़ता गया क्षेत्र, सबसे पहले उन्होंने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया. Use of iron tools and implements in agriculture increased agriculture productions many times. यहाँ तक कि कई समय पर, बहुत समय के लिए उन्होंने ऐसे लोहे से औजार बनाए जिससे युद्ध के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा. Iron tools like axes greatly help in the clearing the forest easily. और उसी तरह जब लोहे से निर्मित एक कुल्हाड़ी का, एक वेपन एक्स का यूज किया गया तो उससे जब उसको प्रयोग लाया गया तो वह उससे आसानी से किसी भी वन को आसानी से साफ या पेड़ों की कटाई छटाई आसानी से हो जाती थी. तो ये एक ग्रेट वेपन था फॉर एन एग्रीकल्चर फील्ड. ओके, नाउ more land area were brought under civilization. Iron plug shears help in the increasing agriculture production. यहाँ तक कि धीरे धीरे लोहे ने कृषि के क्षेत्र में अपना पांव जमा लिया था. यहाँ तक कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जितने भी वेपन्स होते हैं वो सब लोहे से निर्मित किए जाने लगे. बेकिंग facilities such as irrigation, canals, wells, tanks and artificial lakes could be possible mainly because of the iron tools and implements. The agriculture activities increases first in the north and then in the south. It paved the way for the prosperous people and the strong kingdoms. Okay. Next, growth of the crafts and trade. कैसे कैसे काश्तकार और व्यापार का बढ़ना शुरू हुआ. चलिए पढ़ते हैं. Arts and the crafts also flourished during this period. काश्तकारों ने और कला ने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपना प्रसार किया.
The pottery weavers, dyers, metal workers, carpenters, blacksmiths, and the goldsmiths and the other craftsmen all lived in the blaze. और जो भी गांव में ऐसे लोग थे उन सभी में एक नई क्रांति की भावना जागी और उन्होंने अपने ट्रेड को एक नए रूप से कार्य करना उसमें शुरू कर दिया। विद द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स धीरे धीरे कस्बों का विकास होना शुरू हुआ। क्राफ्टमैन माइग्रेट टू द लीव द टाउन्स और जो क्राफ्टमैन थे वो टाउन्स की तरफ माइग्रेट होने लगे। Where they got better in the consent measure of the substance, धीरे धीरे उन्होंने अपनी जीवन याचिका की जो भी धीरे धीरे उन्होंने जीवन यापन की जो भी क्रियाविधि थी उन पर भी डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। द आर्ट्स ऑफ द मेकिंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट ऑल्सो प्रोग्रेस और धीरे धीरे कलाओं से इतनी सुंदर ऑर्नामेंट्स में इतनी सुंदर कलाकृति की जाती थी जिससे उनका विकास हो सके और एक अच्छे ट्रेड के रूप में वो उभर सके। द ऑक्यूपेशन सच एज वीविंग, डाइंग ऑफ द क्लॉथ एंड सिल्क वीविंग हैव मेड ग्रेट progress. Evidence also indicate the coin minting, ivory carving, shell making industry also flourished during this period. Okay. Increase in the agriculture productions resulted in the growth of trade as well. धीरे धीरे कृषि का क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उस क्षेत्र की विकास growth and development भी increase होता जा रहा था। That the goods were supplied by the traders from villages to towns and also to the other countries और गांव से कस्बों की तरफ और कस्बों से शहरों की तरफ लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। बिग बाजार मार्केट were set up by the traders, यहाँ तक कि लोगों द्वारा एक बड़ी मात्रा में एक बड़े बाजार में अपने व्यापार को स्थापित करना जहां पर अधिक मात्रा में लोगों का खरीदना सामान का बेचना शुरू हुआ जिसे लार्ज मार्केट का नाम दिया गया। एंड देन द गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय ब्लॉक कार्ट्स एंड द कैमल्स ऑन द लैंड, यहाँ तक कि उन बड़े बाजारों में सामान बेचने लाने और ले जाने के लिए बैलगाड़ियों द्वारा या फिर ऊंटों की गाड़ियों द्वारा सामान को ढोया जाता था। They mostly traveled in the large caravans, यहाँ तक कि एक लंबे बड़े बड़े झुंड में उनको सामान को लाया जाता था। Sea routes were followed for the sending the goods to other countries, यहाँ तक कि अपने देश से दूसरे देश में जब व्यापार किया जाता था वो समुद्र मार्गों द्वारा किया जाने लगा। All these activities gave way to the trade links between the North and the South India and the Roman Empire was developed. धीरे धीरे रोमन साम्राज्य को बढ़ावा मिला और उसका विकास होना शुरू हो गया। जनरली स्पाइसेस, कॉटन, वूल, सिल्क, मेडिसिन्स, पर्स, जम्स एक्सेट्रा इन सभी चीजों का ट्रेड बहुत एक लार्ज स्केल पर बढ़ने लगा। One exported from India. The sources of this period refers to the numerous trading communicates and the trade guides. These guides were known as the sharins और जो लोग बाहर विदेशों से हमारे देश में व्यापार करने आते थे उन लोगों को शरीन के नाम से जाना जाता था। शर्नीज उन लोगों को शर्नीज के नाम से जाना जाता था। The president of the trade guilds were called the sharties. They were the group of the traders who provide raw material for the production. यहाँ तक कि जो विदेशों से जो शरणार्थी आते थे वो क्या करते थे हमारे देश का रे मटेरियल ले जाते थे मतलब कच्चा सामान ले जाते थे और अपने देश में प्रोडक्ट करके उसको एक अच्छी लार्ज अमाउंट पर सेल आउट कर दिया करते थे। And these goods collected from the different places and the distributed the finished product into the near and the far away markets और उसे आसपास की बाजारों में उसे एक सही कीमत पर बेच देते थे। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ टाउन्स। टाउन्स की ग्रोथ कैसी हुई? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, धीरे धीरे काश्तकारों में जैसे कार्य करने की विधि में उन्होंने सुधार किया उसमें विकास किया तो धीरे धीरे उनका
मीन कस्बों का सुधार होना भी शुरू हो गया। एंड द वेरियस टाउन स्प्रिंग अप, धीरे धीरे जैसे कस्बे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे तो इम्पोर्टेंट टाउन्स फॉर द वैशाली, उनमें सबसे मुख्य जो कस्बे हैं वो है वैशाली, बनारस, कौशाम्बी and the Pataliputra, Mathura, etc. Most of these towns have been described in the literary texts of this period. यहाँ तक कि उस युग समय के जो सबसे ज्यादा शिक्षित क्षेत्र हैं वो भी यही क्षेत्र है। Excavations of the several sites show prosperous urban settlements such as चिरांदा, सोनपुर एंड द बक्सर इन द उत्तर प्रदेश। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जो अर्बन, जो शहरीकरण की सभ्यता जो अपनाई गई, जो सभ्यता उत्तर प्रदेश में जो शहरीकरण थी, जो शहरी या नगरीय क्षेत्र थे वो थे जैसे चिरांद, सोनपुर और बुक्सर, जालंधर, रोपर एंड लुधियाना इन पंजाब। मटेरियल रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड, इस क्षेत्रों में कच्चा माल आकर, गांवों से कच्चा माल आकर इनमें प्रोड्यूस किया जाता था। डिस्प्ले अर्बनाइजेशन एट इट्स पीक, यहाँ तक कि जो शहरीकरण थी वो अपनी एक चरम सीमा पर थी। द मोस्ट इंपोर्टेंट टाउन्स वाज उज्जैन एज इट वाज सिचुएटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ द टू रोड्स। यहाँ तक कि जो उज्जैन है वो दो रास्तों के बीच में पड़ता है, एक रास्ता जो कौशाम्बी की तरफ जाता है और दूसरा जो मथुरा की तरफ जाता है। तो उज्जैन ने सबसे ज्यादा डेवलप किया अपने आप को ट्रेड के माध्यम से। Towns prospered also because of the trade with the Roman Empire, और धीरे धीरे जो रोमन साम्राज्य था, जब उन्होंने देखा कि इस समुद्री मार्गों से बड़ी अधिक मात्रा में व्यापार किया जाता है तो शायद वो क्षेत्र कितने धनी होंगे, धीरे धीरे रोमन साम्राज्य भी उन क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगी जहां से ये व्यापार का आना जाना शुरू हो रहा था। मोस्ट कुशारा टाउन्स एक्सटेंडेड ऑन द उत्तर पथा रूट पासिंग फ्रॉम द मथुरा टू तक्षशिला। जल्दी उन्होंने एक ऐसे रूट का प्रयोग किया जो मथुरा से तक्षशिला तक जाता था। द सिक्योरिटी एंड द इंक्रीजमेंट गिवन बाय द कुशाना एम्पायर गिव ए फ्लिप टू द कॉमर्स एंड ट्रेड, और जल्दी ही कुशाना ने अपनी उस व्यापार के अनुसार अपने आप को इतना, मतलब टाउन से उन्होंने अर्बनाइजेशन की तरफ इतना ग्रोथ किया कि वो जल्द ही एक बड़े शहरों में उनकी गिनती की जाने लगी। ओके, नेक्स्ट इज द सेकंड फेज ऑन द अर्बनाइजेशंस। द फर्स्ट फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड। यहाँ तक कि हड़प्पा युग में, हड़प्पा शासन काल में जब देखा गया सबसे पहले जो शहरीकरण की नीति अपनाई गई थी वो सबसे पहले हड़प्पा में अपनाई गई थी। लेटर द आर्यंस केम एंड द सेटल इंडिया, सबसे पहले आर्य लोग वहां आए और भारत में सबसे पहले वही स्थापित हुए। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वह काफी समय तक वहीं पर रहे। द न्यू टाउन्स एंड द सिटीज केम अप अगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा, और उन्होंने जल्दी ही अपने ज्ञान से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। दैट is why the period of the Buddha is referred to as the age of the second phase of the urbanization, और जो बुद्ध धर्म के जो लोग थे उन्हें दूसरी शहरीकरण के क्षेत्र में डाला जाता है। The town's life grew up because of the large scale agriculture activities, growth of the crafts, trade and the commerce। सबसे पहले जो दूसरे नंबर की जो शहरीकरण था उसमें मुख्य रूप से जो व्यापार किए जाते थे वो कृषि से संबंधित होते थे, काश्तकार से संबंधित होते थे और या फिर ट्रेड और कॉमर्स पर आधारित होते थे। टाउन्स लाइक कौशाम्बी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, बोध गया, वैशाली, राजगिरा जिसे हम कहते हैं राजगीर इन नॉर्थ एंड द अरिगमेदु, कावेरी पट्टनम इन द साउथ एंड द मेनी अदर फाइन मेंशंस इन द literary texts belonging to this period. Okay, in the beginning the towns were very small in size, later as the villages grew in size, धीरे धीरे जो टाउन्स थे वो बहुत छोटे थे। जैसे जैसे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो वो गांव को मिलाकर, गांव को जब आपस में मिला लिए तो वह एक बड़े टाउन्स की संज्ञा दी जाने लगी, और जब कई छोटे छोटे गांव मिलकर एक बड़ा कस्बा बना तो कई कस्बों को मिलकर एक बड़ा शहर का निर्माण हो गया।
उसी तरह the towns also grew in the size and the number. Some of the towns that were declared the capital of the some rulers grew rapidly. Or in the size and the importance, some towns became important especially as the center of the arts and crafts. Okay. Next are features of this period. Many towns are mentioned in Pali and Sanskrit words. मुख्य रूप से इन कस्बों में पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था. Some of these were कौशाम्बी, सबस्टिया, अयोध्या, बनारसी, पाटलिपुत्र और राजगृह. ये मुख्य टाउन्स थे, ओके, जो ट्रेड के माध्यम से सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे. And the main features of this period were, number first, the use of the northern black polished ware. सबसे पहले उन ट्रेड पर जो भी आयरन संबंधित कार्य होते थे उस पर ब्लैक पॉलिश बड़ी अच्छी तरीके से की जाती थी. यूज ऑफ द आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, सबसे ज्यादा लोहे से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था. यूज ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स, यहाँ तक कि अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था. यूज ऑफ मेटल मनी एंड द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द बैटल टूल्स एंड द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ इरिगेशन. एंड नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द रिंग वेल्स. Ring wells are the row of pots of cremic rings placed one on the top of the others. They were the used as the toilets or as the drain pipes of the garbage bin. जिस तरह आज प्रेजेंट में वॉशरूम में इन प्रेजेंट में जो टॉयलेट में जो फ्लश का होता है उसी तरह जो पहले कृषि की जाती, एग्रीकल्चर की जाती, जो इरिगेशन की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी? रिंग वेल्स के द्वारा, जिसमें एक वेल से दूसरे वेल को जोड़ दिया जाता था और जिसमें पानी एक के बाद आकर गिरता रहता था और उस तरह खेतों की सिंचाई की जाती थी. ओके, नेक्स्ट है द चोलास एंड द पांड्यास केस स्टडी. चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ. Between 300 BC and the 200 BC, two kingdoms of the Cholas and the Pandyas rules in Tamil Nadu. The Cholas kingdom, also known as the Cholamandalas, was situated between the Pannar and the Vellore rivers. जो चोल का राज्य था उसे चोल पंद्यास के नाम से जाना जाता था. जो पैनर और वेल्लोर नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसे चोल किंगडम के नाम से जाना जाता था. Vijayala was the founder of the Chola kingdom. He conquered Tanjavur and ruled over the region up to the north of the river Kaveri. कावेरी नदी का क्षेत्र होने के कारण वो क्षेत्र तंजावुर का इतना शक्तिशाली, इतना समृद्ध था कि कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी ट्रेड आसानी से किया जा सकता था. The two Cholas rules, Raja Raj Chola and the Rajendra Chol, revived the empire and made of the Chola the most powerful kingdom in the South India. Karikala, another important rule of the Chola dynasty. यहाँ देखिए, कारिकला चोल साम्राज्य का दूसरा संस्थापक था. फाउंडर द न्यू कैपिटल एट पुहार, जिस चोल की जो राजधानी थी वो पुहार थी. द Shosur the Cholas continued to the fight against the neighboring kingdom. चोल साम्राज्य लगातार अपने आस पड़ोसी साम्राज्य से अक्सर लड़ा करता था और अपने चोल वंश में उसे मिलाता रहता था. As a result, चोल power declined very rapidly towards the end of the 13th century. जल्दी ही चोल के अत्याचार इतने बढ़ गए थे, जल्दी ही 13वीं शताब्दी में उसका अंत होना शुरू हो गया. Agriculture and the trade were two main sources of the revenue for the Cholas during this time period. सबसे ज्यादा चोल वंश ने एग्रीकल्चर, किसानों पर इतना कर लगा दिया था कि धीरे धीरे वह पतन की तरफ बढ़ने लगा था. The overseas trade made the merchant were rich. जो धनी लोग थे, जो धनी व्यापारी थे वो और ज्यादा धनी होते जा रहे थे और जो गरीब व्यापारी थे वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया था कि वो आसानी से उसको चुका नहीं पाते थे. A lot of the money obtained through donations and the trade were invested in agriculture. यहाँ तक कि कुछ किसान ऐसे थे जो किसी दान या फिर किसी से कर्ज लेकर अपने व्यापार को करते थे, मीन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे. The Chola kingdom was very prosperous kingdom of this period. Okay,
Next are the Pandyas. The Pandyas kingdom was situated to the south of the Cholas kingdom in the region around modern Madurai. यहाँ देखिए मदुरई के साउथ में स्थित जो मदुरई है वहां पर चोल साम्राज्य के बाद पंड्या साम्राज्य की स्थापना हुई. मदुरई was the capital of Pandyas. Megasthenes was the first person who mentioned the Pandyas. Megasthenes पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने पंड्यास की स्थापना कराई थी. Some of the inscription of the Ashoka. उन्होंने अशोका के सिद्धांतों से प्रभावित होकर पंड्यास वंश की स्थापना की थी. मेंशन द पंड्यास एज द रूल ऑफ द साउथ. और उन्होंने पंड्यास साउथ के पंड्यास में उन्हीं अशोका के सिद्धांतों को अपनाया था. द पंड्यास हैड ट्रेड कनेक्ट विद द रोमन एम्पायर. पंड्यास ने जल्दी ही रोमन एम्पायर से समझौता कर लिया था. साउथ ईस्ट एशिया एंड द सेंट्रल एशिया स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, pearls, muslin, silk and the iron implements were exported to other countries. यहाँ पे पंड्यास ने जल्दी ही रोमन साम्राज्य से अपना एक समझौता जो स्थापित किया था, उसमें जो भी हमारे देश में जो भी बहुमूल्य सामान थी उसका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था. We find mentions of the Pandyas in the Sangham literature. According to the Megasthenes, the Pandyas kingdom was famous for pearl. जल्दी ही मेगास्थनीज के अनुसार जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने बताया था जो पंड्यास की जो राज्य था वो मोतियों के लिए सबसे ज्यादा फेमस क्षेत्र था. एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू. यहाँ तक कि जो कृषि थी वहाँ का मुख्य महत्वपूर्ण साधन थी. राइट पेडी वाज द प्रैक्टिस इन द तमिल रीजन. यहाँ तक कि जो धान की फसल बोई जाती थी मुख्य रूप से तमिल के क्षेत्र में सबसे अधिक पैदावार की जाती थी. जैसे ग्रेन्स, फ्रूट्स, पीपर एंड द टर्मरिक्स वर ग्राउंड. यहाँ तक कि अधिक मात्रा में वहां पर जो खेती की जाती थी वो ग्रेन्स की, फ्रूट्स की, पीपर की और टर्मरिक मतलब हल्दी की जाती थी. इसलिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो रिच था वो एग्रीकल्चर और फिर पल्स के लिए माना जाता था. ओके, देन किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट you understood well. Thank you.